बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद अली। नाज़रीन, आज 14 सितंबर है और आज एक और बड़ी जंग होने जा रही है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। लेकिन ये जंग होगी क्रिकेट के मैदान में। जी हां, आज यूएई के अंदर एशिया कप का इंतहाई अहम टाकरा, वो टाकरा जिसके ऊपर दुनिया क्रिकेट की नजरें जुड़ी होती हैं और अरबों की तादाद में, करोड़ों नहीं अरबों की तादाद में जो शायकीन क्रिकेट हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों, भारत के हों या दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानी या भारतीय हों या फिर क्रिकेट फैंस हों, वो बड़ी शिद्दत से इस मैच का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे कमजोर दुश्मन से पाला पड़ा है जो मैच में भी सियासत को उंडेलने से बाज नहीं आता। तो कुछ बात करेंगे आज के होने वाले मैच के ऊपर, क्या मुमकिनात हैं, किस तरह से बीसीसीआई के ऑफिशियल्स दुम दबाकर भाग चुके हैं दुबई से कि इस खदशे के पेश नजर कहीं अनबख्त उनके ऊपर धावा ना बोल दें। आपको याद होगा हाल ही में किस तरह से लेजेंड्स लीग के अंदर भी राह फरार इख्तियार किया था भारत ने। तो इस मैच को लेकर कुछ अहम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं और फिर आपको बताएंगे कि वो शातिर शैतान जिसका अभी तक कोई भी निशाना खाली नहीं गया, हम बात कर रहे हैं नेतन्याहू की। तो फिर सारे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर दोहा के अंदर होने वाले हमले के अंदर वो किस तरह से अपने अहम टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। तो टाइम्स ऑफ इजराइल की तरफ से कुछ अहम फैक्ट्स सामने लाए गए हैं, खुद उन्हीं की तरफ से इसको रिपोर्ट किया जा रहा है। ये क्या हकायक हैं ये आपके साथ शेयर करते हैं। और आज जिस तरह से आप जानते हैं कि एक अहम इजलास ओआईसी का, वज़ीर ख़ारजा का हुआ, जिसके अंदर सारा लाहेमल तय किया गया है कि किस तरह से अब मामले को उठाना है। ओआईसी के अंदर सरबराह मुमलिकत का जिस वक्त इजलास होगा मंडे को ये मुतवक्के है और इसके अंदर ओआईसी के रुकन ममालिक शरीक होंगे और अगली जो प्लानिंग है उसको हतमी शक्ल दी जाएगी। साथ में जोर दिया जाएगा कि किस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मुस्तकिल रुकनियत के लिए काम किया जा सकता है और एफर्ट्स की जा सकती हैं फ़लस्तीन के लिए। इसके ग्राउंड बनाने के लिए कुछ बात होगी और इसके अलावा हम आपको खबर देंगे कि एक और नया इत्तेहाद बनने जा रहा है। हमारी सफ़ों के अंदर भी कुछ काली भेड़ें मौजूद हैं जो ना सिर्फ हमें अंदर से डैमेज कर रही हैं बल्कि दुश्मन के लिए सहूलतकार का किरदार भी अदा कर रहे हैं। तो मुस्लिम ममालिक में, अरब ममालिक में ये कौन है जो गद्दार के साथ मोहब्बत की पींगें बढ़ा रहा है और एक नया इत्तेहाद बनाने जा रहा है, उस मुल्क के हवाले से भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं पिछले कुछ दिनों में जो कि आपके साथ शेयर करनी बहुत ही ज़रूरी है। ये खबर आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि भारत के खिलाफ जो फिजाई जंग है उसमें पाकिस्तान की कामयाबी का एतराफ़ दुनिया के साथ साथ अब सुपर पावर को भी करना पड़ रहा है और साथ में अमेरिका इसको एक केस स्टडी के तौर पे अपने जो सीखने वाली नई नौजवान नस्ल है या जो एयरफोर्स के एविएशन की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म हैं उन्हें केस स्टडी के तौर पर स्टडी करने के अहकाम जारी किए गए हैं। ये डायरेक्शन दी जा रही है, उनको मशवरा दिया जा रहा है कि अगर आपने दुनिया के साथ कम्पीट करना है, अपने दुश्मनों को आपने ज़ेर करना है, तो आपको पाकिस्तान की स्ट्रेटजी को अपनाना होगा। ये कौन से साहब हैं, ये कौन से जर्नल हैं अमेरिकी फौज के और उन्होंने क्या मशवरा दिया अपने सीखने वालों को, ये आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर आपको बताएंगे कि भारत की चीन के साथ जंग की तैयारियां जारी हैं। एक तरफ तो डिप्लोमेटिक राब्ते बढ़ाए जा रहे हैं, मेल मुलाकातें हो रही हैं क्योंकि अमेरिका से टैरिफ लगने के बाद अब आखिरी उम्मीद की किरण यही है कि चाइना के साथ ताल्लुकात को बहाल किया जाए। लेकिन साथ में 300 अरब रुपए का जो मंसूबा है, ये भारतीय 300 अरब है नाज़रीन, और हमारा तो लगभग 1 ट्रिलियन बन जाएगा। मिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो रही है बॉर्डर एरिया के ऊपर, चाइना और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर। रेल का मंसूबा क्यों पाए तकमील तक जल्दी से पहुंचाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं, इससे मुतालिक कुछ फैक्ट्स हैं। और नाज़रीन उसके बाद फिर आपको आखिर में बताएंगे कि अफगानिस्तान के हाथों भारत की किस तरह से सुबकी हुई है, किस तरह से मुल्क बदर किया गया, उनके सफीर को वजूहात क्या हैं, इससे पर्दा उठाएंगे। तो ये सारी बहुत ही अहम और दिलचस्प खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। आखिर में आपको बताएंगे मैच के वाले से भी। अच्छा नाज़रीन, टाइम्स ऑफ इजराइल की तरफ से अब इंकशाफ किया गया है कि मामला हुआ कैसे। बुनियादी तौर पे जो एक टाइमलाइन है, जो पूरी एक सीरीज़ है, जितने भी फ़लस्तीन के रहनुमा हैं, हिजबुल्लाह के या दीगर तहरीकों के तंजीमों के रहनुमा हैं, उन्हें चुन चुन के इजराइल की तरफ से निशाना बनाया जाता रहा है। लबनान के अंदर, यमन के अंदर, शाम के अंदर, ईरान के अंदर। तो उनको पहले से इस चीज़ का अंदाज़ा था कि जहाँ पर वो इकट्ठे होंगे उनके ऊपर जो हमला है ये खदशा खारिज इम्कान नहीं है। तो इसी स्ट्रेटजी के तहत, इसी प्लानिंग के तहत जिस वक्त वो उस कंपाउंड में, उस बिल्डिंग में जहां पे ये मुलाकात, ये मुशावरती अमल जारी था, वो इकट्ठे हुए हैं। उसके कुछ ही देर के बाद इन्होंने अपनी जगह को, अपने मकाम को तब्दील किया है और ये वो बुनियादी तौर पे स्ट्रेटजी थी क्योंकि उन्हें इस चीज़ का खदशा मौजूद था कि कतर एक महफूज मुल्क है, दोहा एक ऐसा महफूज मकाम है जहां पे चांसेस ना होने के बराबर थे क्योंकि एक अहम अमरीकी इत्तेहादी होने के साथ साथ दोहा के, कतर के, इजराइल के साथ
साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और कतर बुनियादी तौर पे मसालियत का किरदार अदा कर रहा था, एक ऐसा फैसिलिटेटर जो अमन का ख्वाहिशमंद है, जो अमन का दाई है, और वो अपने मुल्क को, अपने सरजमीन को इस बड़ी जंग के खात्मे के लिए प्रोवाइड कर रहा था। तो इन खदशात के कम होने के बावजूद उन्हें मालूम था कि उनका दुश्मन ना सिर्फ कम ज़र्फ है बल्कि शातिर भी है, तो वो यहां पर भी हमला कर सकता है। और फौरी तौर पे उन्होंने जिस वक्त अपनी लोकेशन थी उसको चेंज किया है, जिस जगह पे मुज़ाकराती अमल जारी था, सोच विचार जारी था, उसके साथ वाली बिल्डिंग में शिफ्ट होने के बायस ही ये तमाम अहम टारगेट्स इस हमले से महफूज रह सके हैं, जो कि इजराइल की तरफ से एक जारियत की सूरत में किया गया है दोहा पर। और इजरायली सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट सेड टू बिलीव दोहा स्ट्राइक फेल टू किल टारगेट्स, और टाइम्स ऑफ इजराइल की तरफ से अब इस चीज को खुद तस्लीम किया जा रहा है कि इजराइल का कातिलाना और जारहाना जो हमला है वो पूरी तरह से नाकाम रहा, और जो अहम टारगेट्स थे खलीलुल हैया समेत वो इस हमले के अंदर महफूज रहे हैं। तो अब ये खदशा तो बहरहाल मौजूद है कि वो दोबारा से कोई मजमूम कार्रवाई या हमला कर सकते हैं, लेकिन इसी के पेश नज़र जो प्लानिंग है उसका सिलसिला भी जारी है। उसी सिलसिले में आज एक अहम इजलास हुआ। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फितान पहुँचे दोहा और OIC अरब लीग के वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका इजलास में उन्होंने शिरकत की, और ये जो पीर में बुनियादी तौर पर सरबराह मुमलिकत का गैर मामूली इजलास होने जा रहा है उसकी तैयारी के लिए ये इजलास किया गया है। साथ ही ये जो हमला है ये आपके इल्म है नेतन्याहू की सीज़फायर में अदम दिलचस्पी का सबूत भी है। उन्होंने कहा है कि कम अज़ कम ये तो वाज़ेह हो चुका कि इजराइल अमन का ख्वाहिशमंद नहीं है, ना ही वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, बल्कि वो सिर्फ गोली या फिर गोले की ज़ुबान समझते हैं। अच्छा, तुर्की की तरफ से नाज़रीन इस मामले पर जोर दिया गया है कि इसराइल की जारियत सिर्फ फ़लस्तीन तक महदूद नहीं है बल्कि पूरे खित्ते को इन्होंने खतरे में डाल दिया है। साथ ही नाज़रीन वज़ीर ख़ारजा फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनियत के लिए मज़ीद जो कोशिशें हैं उसे तेज़ करने पर भी जोर दिया गया। साथ में इजलास जो है इसराइल के 9 सितंबर के कतर पर हमले के पस मंजर में हुआ, और ये इजलास इसराइल के 7 अक्टूबर 2023 से गजा पर हमले के बाद तीसरा OIC अरब लीग मुश्तरका इजलास है, जिसमें इसराइल के कतर पर हमले, गजा और मगरबी किनारे में कार्रवाइयों, जंगी जराइम, कब्जे और इल्हाक की कोशिशों पर बात की जाएगी। तो अब नजरें हैं सरबराह मुमलिकत की OIC के होने वाले इजलास पर। उसमें क्या जुबानी जमा खर्च होता है, वो OIC जिसके ऊपर बड़ी तनकीद होती है कि ये सिर्फ जुबानी जमा खर्च की और कुछ भी इसमें से निकलता नहीं है, क्या अब भी जो हमियत है, जो गैरत है, उसका मुजाहरा मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम ममालिक, अरब ममालिक करेंगे, या फिर वो फिर से दावत देंगे कि किसी और को निशाना बनाया जाए, कोई और उनकी खुद मुख्तारी को, सालमियत को रौनता हुआ चला जाए और वो सिर्फ तमाशा देखते रहें या मजम्मत करते रह जाएं। नाज़रीन, आने वाले दिनों की पेशरफ से और खासतौर पर जो इजलास है उसे आपको जरूर आगाह करेंगे, लेकिन अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और वो बहुत ही तशवीशनाक है। खबर यह है कि मशरिक़ वस्ता में नई सफबंदी, शाम और इसराइल के दरमियान सिक्योरिटी मुआहिदा जल्द तय पाने का इम्कान है। तो ये वो काली भेड़ें हैं जो फलस्तीन कॉज को, गजा कॉज को, इस सीज फायर को डैमेज कर रही हैं, बल्कि अरब ममालिक के सिक्योरिटी को, उनकी सलामती को भी दाव पर लगा रहे हैं। आप जानते हैं कि अपने जो एक डमी हुकूमत है वो कायम की जा चुकी है बशार अल-असद की हुकूमत को चलता करके, और अहमद अल-शरा को लाके शाम की अबूरी हुकूमत के जो सदर हैं अहमद अल-शरा, उनका कहना है कि शाम और इसराइल के माबैन सिक्योरिटी मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। साथ में एक इंटरव्यू में अल-शरा ने बताया कि इसराइल समझ रहा है कि बशार अल-असद की हुकूमत के खात्मे के बाद 1974 का मुआहिदा भी खत्म हो गया, हालांकि शाम ने कहा था कि वो मुआहिदा बरकरार रहेगा। तो ये सूरत-ए-हाल बहुत ही तशवीशनाक है। एक और डेवलपमेंट ही है इसी को लेकर, शाम की हुकूमत को लेकर, वो भी सुन लीजिए। गुज़िश्ता रोज एक तारीखी दौरे के दौरान अमरीकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के नए सरबराह हैं एडमिरल ब्रैड कूपर अपनी अहलिया सुजैन और सदर ट्रंप के शाम के लिए खुसूसी एलची टॉम ब्रेक के हमरा शामी सदर अहमद अल-शरा से शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में सदारती महल में उनकी मुलाकात हुई है। बेगम के हमरा आए हैं वो जनाब, तो ये बहुत ही कैटेगोरिक है, इसकी सिंबॉलिक अहमियत है। जब आप बेगमात के साथ कहीं पे विजिट करते हैं तो आप अपने मरासिम को ज़ाती सतह पे भी इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, इस्तवार कर रहे होते हैं। तो अब ये क्या करने जा रहा है सेंटकॉम या इजराइल के साथ जो ताल्लुकात हैं, मुआहिदे होने जा रहे हैं, शाम क्या किरदार अदा करने जा रहा है मुस्तकबिल में, इस पर गहरी नज़र रखनी होगी अरब दुनिया को, मुस्लिम उम्मा को, क्योंकि इस तरह के जो किरदार हैं वो आने वाले वक्त में बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं। क्योंकि अपनी सफ़ों में अगर आप इत्तेहाद नहीं रखेंगे, उन्हें आप इन ऑर्डर नहीं रखेंगे, तो फिर दुश्मन उसका फ़ायदा उठाएगा। जबकि अमरीकी शहरियों की बाजियाबी और
मशरक़ वुस्ता में अमरीकी मकासद की हिमायत करने के लिए शाम की वाबस्तगी की भी तारीफ की गई उनकी तरफ से। इस अमल में मुख्तलिफ शामी मुसल्लह गिरोहों जिनमें दरोज और कुर्द नीम फौजी दस्ते शामिल हैं को शामी मुसल्लह अफवाज में शामिल करने की मुज़ाकरात भी शामिल थे। तो अब यह खतरे की घंटी बज चुकी है। अरब ममालिक को या तो इनसे ताल्लुकात को ख़त्म करना होगा या इन्हें लगाम डालनी होगी कि ये अपने किबले को दुरुस्त करें, ये किस तरफ चल पड़े। पहले ही हालात बड़े कशीदा हैं और ऐसे में अगर इस तरह की काली भेड़ें आपके सफ़र में मौजूद होंगी तो यकीनी तौर पर उसके बहुत नुकसान आने वाले वक्तों में हो सकते हैं। अगली खबर की तरफ आते हैं नाज़रीन। भारत की सुबकी का अमल जारी है, जारी और सारी है, बल्कि अब सुन लीजिए कि हुआ क्या है। अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज ना किया तो हमारे साथ भी वही होगा जो पाक भारत मार्के में हिंदुस्तान के साथ हुआ था। यह बात हाल ही में अमेरिकी एयरफोर्स के आला रिटायर्ड अफसर हैं कॉम्बैट कमांड के साबिक सरबरा मार्क केली, उन्होंने एक इंटरव्यू में कही है। साथ में क्या कहा वो बड़ा सुनने के काबिल है। उनका कहना है कि हमारे सेंसर वेपन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बेहतरी की जरूरत है। मैं आने वाले वर्षों में अमेरिका की लॉन्ग रेंज किल चेन आर्किटेक्चर में तेज तरीन बेहतरी देखना चाहता हूं। और मई की पाक भारत जंग का तस्करा उन्होंने किया है, कहा है कि पाकिस्तान के पास यह जदीद निजाम मौजूद था जबकि हिंदुस्तान के पास नहीं था, जिसका नतीजा यह निकला कि हिंदुस्तान के तैयारे जमीन बोस हो गए जबकि पाकिस्तान का एक भी फिजाई नुकसान नहीं हुआ। तस्दीक हो गई कि 6-0 जो हमारा दावा है वो सच पर मबनी है। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी इंडिया से बेहतर है और पाकिस्तान की जो एक्सपर्टीज है एयरफोर्स की उससे अमेरिका अब सीखना चाहता है, अपने एयरफोर्स को सिखाना चाहता है। तो हमारी इससे बड़ी मेरे ख्याल में कामयाबी हो नहीं सकती। खबर की डिटेल्स और भी हैं लेकिन अभी वक्त कम है, तो मेरे ख्याल में आप खुद अगर पढ़ना चाहें तो आप इन साहब की जो इंटरव्यू है उसको देख भी सकते हैं और उससे मजीद बहुत कुछ निकलेगा। चाइना के हवाले से उन्होंने कहा कि चाइना का मुकाबला करने के लिए अमेरिका को अपने आप को बेहतर करना होगा, मॉडर्नाइज करना होगा, लेकिन अल्टीमेट जो लुबे लुबाव है वही है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी से सीखने की जरूरत है। अगली खबर नाज़रीन, भारत की चीन के साथ जंग की तैयारियां जारी हैं। खबर क्या है, 3 अरब का मंसूबा लॉन्च कर दिया गया है। भारत ने अपनी शिमाल मशरकी सरहद तक रसाई बेहतर बनाने के लिए एक बड़े रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे की मंजूरी दे दी है और इस मंसूबे का जो मकसद है वो दूर दराज इलाकों तक रसाई को बेहतर बनाना है, लॉजिस्टिक को तेज करना है, पड़ोसी मुल्क चीन के साथ ताल्लुकात में किसी भी मुमकिना बिगाड़ की सूरत में, जंग की सूरत में फौजी तैयारियों और हथियारों को तेज तरीन तरसील को यकीनी बनाना इसका मकसद है। 500 किलोमीटर तवील रेलवे लाइनें बिछाई जाएंगी जिनमें पुल और सुरंगें भी शामिल होगी और 300 अरब भारतीय रुपए यानी कि 3.4 अरब डॉलर लागत आने का इम्कान है। तवक्को है कि यह मंसूबा 4 साल के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। तो भारत जो है उसका डुअल फेस हर मौके पर आपको दिखाई देता है। एक तरफ चाइना के साथ ताल्लुकात बहाल करने की बात हो रही है, वीजे आसान करने की बात हो रही है, ट्रेडिंग की बात हो रही है, साथ में अपना रेल मंसूबा जो है सरहदों के ऊपर, ताकि अपना जंगी साजो सामान बर वक्त ही मुंतकिल कर सकें। अपने एयर बेसिस तबाह होने की सूरत में, दीगर जो सड़क का निज़ाम है या तबाही होने की सूरत में, तो एक ऑप्शन अपनी मजीद बढ़ा रहे हैं कि फ्यूचर में इनके पास बैकअप होना चाहिए। तो ये पूरी तरह से असला खरीदने की हवस हो उसके अंदर भी पेश हैं और साथ में इस तरह के जो इकदाम हैं उसको भी आगे साथ साथ बढ़ा रहे हैं। एक और सुबह की भारत की वो भी सुन लीजिए। अफगानिस्तान जिसको अपना समझते हैं कि ज़र खरीद गुलाम है या इसको मकसद के लिए जहां चाहते हैं टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसके हाथों जो धुलाई हुई है वो भी सुन लीजिए। अफगानिस्तान के हाथों भारत की रसवाई, सीनियर भारतीय सफारतकार को मुल्क से निकाल दिया। इल्जाम क्या था वो भी सुन लीजिए। अफगान मीडिया के मुताबिक बेदखल किए गए सफारतकार हरीश कुमार पर इल्जाम है कि वो तालिबान के मुखालिफिन से मुलाकातें करके उन्हें मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहे थे। अंदर ही अंदर ये जाल बुन रहे थे जिस तरह से हमेशा करते हैं। नेपाल की जो हुकूमत गिराई, हमने आपको कल खबर दी थी कि वो एक्सपोज हो गया, रॉ का उसके अंदर हाथ था। हरीश कुमार काबुल में साबिक अफगान हुकूमत खत्म करने के बाद से भारतीय सफारतकार और इंटेलिजेंस अफसर के तौर पर तैनात थे। अफगान हुकाम ने 16 अगस्त को भारतीय सफारतखाने के अमले को तलब करके हरीश कुमार की बेदखली के फैसले से आगाह कर दिया है। तो आप कहां कहां बेइज्जत होकर निकलेंगे। वो कहते हैं ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मेरे ख्याल में जो शेर है वो ये फिट आता है भारत की इस हालत इज़ार के ऊपर। हम हमदर्दी का इज़हार कर सकते हैं और हमारा यही मशवरा है अफगानियों को, अफगान दोस्तों को, तालिबान हुकूमत को कि आप दुश्मन दोस्त की पहचान कीजिए। अब इसको याद रखना है आपने कि भारत किस तरह से आपके खिलाफ आपके अंदर रहते हुए साजिश और जाल बुनता है। पाकिस्तान तो बहुत पहले से इनकी इन हरकत और सकनात से वाकिफ है। अब आते हैं नाज़रीन आखिरी खबर की तरफ। मैच की जो इस वक्त जोर जोरा है, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, मैच या तो शुरू हो चुका होगा या होने वाला होगा। बहुत ही कांटे का मैच होने जा रहा है। जज्बात बहुत भड़के हुए होते हैं, लेकिन हमारा मामला ये कि हम इसको मैच ही समझते हैं, हम इसको क्रिकेट ही समझते हैं। हमें बड़ा शौक होता है, बड़ी इसके लिए एहतमाम भी होता है। यार दोस्त मिल बैठते हैं, महफिलें लगती हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन का एहतमाम होता है और इसमें यकीनी तौर पर एक्साइटमेंट तो होती है। एक एक बॉल के ऊपर आपकी दिलों की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही होती हैं और ये होना भी चाहिए। आप यकीनी तौर पे जब एक रिवायती हरीफ आपने सामने होते हैं तो जज्बात भड़कते ही हैं। लेकिन अंधभक्तों का मामला यह है कि वहां पे गोदी मीडिया ने एक ऐसा माहौल बना रखा होता है कि वहां पे जिंदगी
मौत का मामला बन जाता है, वहां पे मरने बनाने पे तुल आते हैं, वहां पे स्क्रीन तोड़ने पे तुल आते हैं, वहां पे आपे से बाहर हो जाते हैं, वहां पे हंगामे दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं मैच जब पाकिस्तान से हारा जाता है। अच्छा, पिछले 5 मैचेस की बात की जाए तो उसके अंदर पलड़ा थोड़ा सा भारत का ज्यादा है। भारत इसमें 3 मैच जीता है, पाकिस्तान 2 मैच जीता है, लेकिन पाकिस्तान बेहतर रन रेट के साथ, मार्जिन के साथ जीता है। अच्छा, अगर बात की जाए आज के मैच की तो उसके अंदर भी अगर फेवरेट दोनों में से देखा जाए, हम फैक्ट की बात करेंगे, हकायक की बात करेंगे, पाकिस्तान के अंदर नए प्लेयर्स हैं, भारत के अंदर भी नए प्लेयर्स हैं। पाकिस्तान के अंदर कुछ सीनियर प्लेयर नहीं खेल रहे तो भारत की तरफ से भी नहीं खेल रहे। पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से रिजवान है, बाबर है, शाहीन है, ये वो प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से मैच का पलड़ा जो है वो पलट जाता है, तब्दील हो जाता है। तो ये तीनों सीनियर प्लेयर्स नहीं है। इसी तरह से वहाँ पे भी रोहित हो गए या फिर विराट हो गए, इस तरह से सीनियर प्लेयर्स के कमी को महसूस किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद उनकी टीम एक फ्लुएंसी के साथ, फ्लो के साथ मुख्तलिफ लीग्स खेलती हुई आ रही है, उनका एक्सपोजर बेहतर है। लेकिन बहरहाल इस मैच को मैच के हद तक रहने देना चाहिए, उसके अंदर आपको इस हद तक नहीं बढ़ जाना चाहिए जिसका कम ज़र्फ होने का मुजाहरा हमारा दुश्मन हमेशा दिखाता है। सियासत को मैच के अंदर नहीं लाना चाहिए। अभी लेजेंड्स लीग के अंदर आपने देखा कि सेमीफाइनल के अंदर मैच खेलने से इनकार कर दिया, ग्राउंड से ही भाग गए, मौके से ही फरार हो गए और फाइनली पाकिस्तान फाइनल के अंदर रसाई हासिल कर ली थी उसने, लेकिन बड़ी सुबकी उठानी पड़ी, बड़ी जिल्लत का सामना करना पड़ा। लेकिन ये पहला मामला नहीं है, ये वतीरा है। अब जहां पे बात आती है पैसों की तो वहां पे इनको खेलना याद आ गया। भाई आपको इतना ही मसला है जिस तरह से आपके जो बहुत से क्रिकेटर्स हैं वो भी अंधभक्त हैं, वो भी क्योंकि नरेंद्र मोदी के उस प्रेशर के तहत जो नफरत का इजहार है, तासुब का इजहार है, वो अपने बयानात में करते रहते हैं। लेकिन भारत जो बीसीसीआई की छोटी हरकत है वो भी सुन लीजिए। अब हुआ क्या है, मौके से फरार किस तरह से हुए हैं। बीसीसीआई के ओहदेदार पाक भारत मैच से कबल ही रफू चक्कर हो गए हैं दुबई से, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर ये मैच भारत हार जाता है पाकिस्तान से तो फिर इतनी लानत मलामत होगी कि उसका वो सामना नहीं कर सकेंगे। खबर क्या सुन लीजिए, भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच है पाकिस्तान और भारत का, बाइकआउट की मुहिम की वजह से पाक भारत मैच में किसी भी आला ओहदेदार को दुबई भेजने का फैसला नहीं किया। बीसीसीआई के ज्यादातर जो ऑफिशियल्स हैं वो खुद को इससे दूर रखे हुए हैं। अच्छा, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय बोर्ड के तमाम आला और स्टेट एसोसिएशन के ओहदेदार दुबई में मौजूद थे। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने मैच की बजाय अमेरिका में एक मीटिंग में शिरकत का फैसला किया है। अच्छा, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं देवजीत, वो वुमेन्स वर्ल्ड कप की तैयारी का कहकर दुबई से फरार हो गए हैं, जबकि आईपीएल चेयरमैन जो है अरविंद धमाल, उन्होंने भी मैच स्टेडियम में ना देखने का फैसला किया है। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ जो आप मौके पे मौजूद हो सकते हैं वो भी उस सूरत में अगर भारत का पलड़ा मैच में भारी हो गया तो वो होंगे नायब सदर और एशियन क्रिकेट काउंसिल के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर हैं राजीव शुक्ला, वो भारत की जीत की सूरत में मंजर आम पर आ सकते हैं। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई के दीगर ओहदेदारान भारत के मुमकिना फतह की सूरत में ही मंजर आम पर आएंगे, वरना वो दुबक के या तो कहीं बिलों में बैठे रहेंगे, छुप छुपा के मैच देखेंगे और बाकी तो अपना बहाना बना के वहां से फरार हो चुके हैं। तो खौफ बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के खिलाफ मैच का, और पाकिस्तान की एक रिवायत है सरप्राइज देने की ग्राउंड में उतर के, क्योंकि हमें भी इस चीज का खदशा मौजूद है कि अगर मैच हम हार गए तो जो शायकीन है वो मायूस होंगे, लेकिन हमारा खदशा बस इस हद तक है। लेकिन अगर ये मैच पाकिस्तान जीत जाता है और भारत को शिकस्त होती है तो फिर वहां पे जिनको समझने में दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे, लानत मलामत शुरू हो जाएगी, लोगों के और खासतौर पे जो प्लेयर्स हैं उनके घरों के घेराव शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मई के अंदर पाकिस्तान ने जो 6-0 का जन्नाटेदार थप्पड़ लगाया था जिसमें राफेल भी थे, जिसमें दीगर जंगी तैयारे भी थे, तो उसके बाद अब ये पहली बार आमने सामने आ रहे हैं दोनों ममालिक, जंग के मैदान में नहीं बल्कि खेल के मैदान में, लेकिन भारत इसे जंग ही समझता है। तो हमारी तरफ से बेस्ट विशेस हैं, उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा और कांटे का मैच देखने को मिले शायकीन क्रिकेट को उनके एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन इसे एंटरटेनमेंट के तौर पे ही लीजिए, क्रिकेट के तौर पे ही लीजिए, मरने बनाने पे ना तुलिएगा। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।